नमस्कार, डीवीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज इस बुलेटिन में बात होगी फोन पर पीएम मोदी की ट्रंप को दो टूक की, फास्टैग पर नितिन गडकरी के बड़े ऐलान की। देखेंगे कैसे अमेरिका पहुंचते ही पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने उगला जहर। जानेंगे एयर इंडिया विमान हादसे पर मस्क ने क्यों उठाई उंगली। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर बढ़ते विवाद को। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में फिर गरजा बुलडोजर, मंदिर और 10 दुकानों सहित अवैध निर्माण ध्वस्त। गुजरात के कई हिस्सों में भारी बारिश से बुरा हाल, नदी में बह गई कार, 5 लापता, अलर्ट जारी। बाली जा रही एयर इंडिया फ्लाइट दिल्ली लौटी, एयरलाइन ने कहा एयरपोर्ट के पास ज्वालामुखी विस्फोट के बाद हुआ फैसला। पाकिस्तान में हाईजैक होने वाली जाफर एक्सप्रेस अब डिरेल, रेलवे ट्रैक में धमाके के बाद 6 बोगियां पटरी से उतरी। अहमदाबाद विमान हादसे में बड़ा खुलासा, 3 महीने पहले ही बदला गया था एयर इंडिया प्लेन का इंजन। भगवान चित्रगुप्त पर टिप्पणी को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा ने मांगी माफी। कायस्थ समाज के भारी विरोध पर बोले, ठेस पहुंची हो तो क्षमा मांगता हूं। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मुक्केबाजी, बीजेपी ने कसा तंज, कहा बैठक या कुश्ती प्रतियोगिता। बिहार के भोजपुर में आधी रात जेसीबी से तोड़ा गया दशकों पुराना हनुमान मंदिर, तो गुस्साए गांव वालों ने किया हंगामा। मथुरा में बिजली गिरने से बीजेपी नेता की मौत, भारी बारिश के बीच सफाई के लिए गए थे छत पर। हरिद्वार के गोविंदपुरी घाट पर दोस्त बनाता रहा वीडियो और गंगा में बह गया शख्स, रेलिंग के पार कर रहा था स्विमिंग। ईरान में फंसे भारतीय छात्र आर्मेनिया से दोहा के लिए हुए रवाना, आज देर रात दिल्ली में इंडिगो फ्लाइट करेगा लैंड। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 90 डिग्री वाले ब्रिज के डिजाइन में होगा बदलाव, रेलवे ने दी अतिरिक्त जमीन। ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए रुक कर लेते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आग्रह पर उनसे फोन पर लंबी बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर, भारत, पाकिस्तान और अमेरिका के बीच हुए घटनाक्रमों पर विस्तार से चर्चा की। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर तक पहुंचने के लिए कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। इस बातचीत में पीएम मोदी ने ट्रंप को स्पष्ट कर दिया कि भारत पाकिस्तान के बीच इंडिया ने ना तो कभी किसी की मध्यस्थता स्वीकार की थी और ना स्वीकार करता है और ना ही कभी करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस मुद्दे पर राजनीतिक रूप से पूरी तरह से एकमत है। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुए फोन कॉल की विस्तृत जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 की साइड लाइन में होनी तय थी। बता दें कि पीएम मोदी कनाडा के कनानेस्किस G7 समिट में शामिल होने पहुंचे थे। यहां से राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी लौटना पड़ा, इस वजह से ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बातचीत हुई। ये बातचीत लगभग 35 मिनट तक चली। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि 22 अप्रैल को राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को फोन पर शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली बातचीत थी। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब भारत ने पाकिस्तान को पहलगाम हमले का जवाब दिया तो भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का क्रेडिट राष्ट्रपति ट्रंप लगातार लेते रहे। ट्रंप ने कई मंचों से सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्होंने व्यापार का हवाला देकर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करवाया है।
लंबे समय से इस बात की चर्चा हो रही थी कि रोड परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय देश भर में एक नई टोल नीति लाने की योजना बना रहा है, जिसके तहत देश भर में टोल प्लाजाओं पर यात्रा को सुलभ बनाने के लिए कई नई सुविधाएं दी जाएंगी। अब इस बीच केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सभी अटकलों को खत्म करते हुए आज सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स के जरिए फास्टैग एनुअल पास को जारी करने का ऐलान किया है। तो चलिए जानते हैं कि कब और कैसे ये पास जारी होगा और इसे प्राप्त करने के लिए यूजर्स को क्या करना होगा। नितिन गडकरी ने आज सोशल मीडिया के जरिए देश भर में वार्षिक फास्टैग पास को जारी करने की घोषणा की है। इस एनुअल पास के लिए यूजर्स को साल भर में केवल एक बार 3,000 रुपए की रकम खर्च करनी होगी, जिसके बाद ये पास यूजर को जारी कर दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये पास एक्टिव होने के बाद 1 साल या 200 यात्राओं इसमें से जो भी पहले आए इसके लिए वैलिड रहेगा। यानी यदि समय के पहले 200 ट्रिप्स पूरे हो जाती हैं तो यूजर्स को एक बार फिर से पास रिन्यू करना होगा। नितिन गडकरी ने अपने पोस्ट में कहा कि एक ऐतिहासिक पहल के तहत आगामी 15 अगस्त 2025 से 3,000 रुपए की कीमत वाला फास्टैग बेस्ड वार्षिक पास शुरू किया जा रहा है। ये पास एक्टिव होने की तिथि से 1 वर्ष तक या 200 यात्राओं तक जो भी पहले हो वैलिड रहेगा। बता दें कि ये पास केवल गैर व्यावसायिक निजी वाहनों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। ये देश भर के राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों के लिए लागू होगा। इसमें व्यावसायिक वाहन शामिल नहीं है। सरकार इस एनुअल पास को सभी यूजर्स के लिए सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए तेजी से काम कर रही है। बता दें कि इस पास को एक्टिव या रिन्यू कराने के लिए जल्द ही राजमार्ग यात्रा ऐप और वेबसाइट्स पर एक अलग लिंक भी उपलब्ध कराई जाएगी। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर अमेरिका की यात्रा पर हैं, जहां वे अत्याधुनिक हथियार F-16 लड़ाकू विमानों की आपूर्ति और लंबी दूरी की मिसाइलों को हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता और कार्यकर्ताओं ने आसिम मुनीर का जोरदार विरोध किया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? तो बता दें कि उन्हें कातिल, भगौड़ा जैसे अपशब्द कहा और शेम ऑन यू आसिम मुनीर के नारे भी लगाए गए। ये विरोध इमरान खान को जेल में बंद कर सत्ता संभालने के कारण हो रहा है, जिन्हें पाकिस्तान में चुनाव जीतने वाला नेता माना जाता है। इजराइल को लेकर पाकिस्तान के सुर नरम होने की वजह अमेरिका है, जिससे रिश्ता सुधारने के लिए मुनीर आजकल अमेरिका के दौरे पर है। लेकिन पाकिस्तान की पोल खुल चुकी है। व्हाइट हाउस तक ने कह दिया है कि उन्होंने मुनीर समेत किसी भी नेता को परेड में शामिल होने के लिए नहीं बुलाया था। पाकिस्तान के लोग और भारत विरोधी इस परेड में फेल्ड फील्ड मार्शल को ढूंढते रह गए। अब बता दें कि कहां तो दावा किया गया था कि आसिम मुनीर डोनाल्ड ट्रंप के बगल में खड़े होकर अमेरिकी सैन्य परेड को सलामी देंगे, लेकिन 14 जून को परेड में आसिम मुनीर का अता पता नहीं चला। एक बार फिर साबित हो गया कि झूठ बोलने में पाकिस्तान सबसे बड़ा चैंपियन है। 14 जून को डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जन्मदिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए जबरदस्ती सैन्य परेड का आयोजन किया। जबरदस्त विरोध के बावजूद वो नहीं माने, लेकिन जिस अंदाज में अमेरिकी सैनिकों ने परेड में हिस्सा लिया, जिस तरह से मनमाने ढंग से सैनिकों ने परेड निकाली, उसने सारी दुनिया का ध्यान खींचा। जिस तरह अमेरिकी सैनिकों ने मार्च किया, उनके कदम ताल में कोई जोश नहीं दिखा, उसे ट्रंप के लिए निजी हार बताया गया। अब आपको बता दें कि 14 जून का मौका तो अमेरिका सेना का था, लेकिन जिस तरह से नीरज परेड निकाली गई उसने परेशान कर दिया होगा, क्योंकि सैन्य परेड से इतिहास में शामिल होने की सनक उन्हें भारी पड़ रही है। इस तरह परेड को लेकर पाकिस्तान की तरफ से बोले गए झूठ के भी पोल खुल गई। दावा हुआ था कि आसिम मुनीर को इसमें शामिल होने का ख्यास न्योता मिला है। अहमदाबाद में 12 जून 2025 को उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद 242 लोगों को लेकर लंदन जा रहा एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर विमान क्रैश हो गया था। इसमें सवार केवल एक व्यक्ति को छोड़कर सभी की जान चली गई थी। इस घटना के बाद से एयर इंडिया के विमानों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे हैं। अब इसी बीच टेस्ला के मालिक एलन मस्क का एक पुराना ट्वीट वायरल हो रहा है, जिसमें वो बोइंग की आलोचना कर रहे हैं। बता दें कि एलन मस्क का ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने बोइंग के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की आलोचना की है। मस्क ने अपने पोस्ट में कहा कि हालांकि बोइंग को अंतरिक्ष यात्री कैप्सूल विकसित करने के लिए $4.2 बिलियन मिले और स्पेस एक्स को केवल $2.6 बिलियन मिले, लेकिन स्पेस एक्स ने 4 साल पहले ही काम पूरा कर लिया।
अब ध्यान दें, ड्रैगन 2 के क्रू कैप्सूल डिजाइन में ड्रैगन 1 के साथ लगभग कोई समानता नहीं है। बोइंग में बहुत सारे गैर तकनीकी प्रबंधक हैं। मस्क ने अपनी पोस्ट में बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट में $4.2 बिलियन के इन्वेस्टमेंट पर भी ध्यान डाला। उन्होंने इसकी तुलना स्पेसएक्स के ड्रैगन 2 के लिए $2.6 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से की, जो लगभग पूर्ण रूप से वापस डिजाइन किए जाने के बाद भी 4 साल में पूरा हो गया था। अब मस्क की पोस्ट में बोइंग के मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में अक्षमताओं की ओर इशारा किया गया। ऐसा नासा के 2023 के वाणिज्यिक चालक दल कार्यक्रम लागत वृद्धि पर ऑडिट के दौरान भी बताया गया था। बता दें कि गुजरात में हुई इस दुर्घटना के बाद सिविल एविएशन के डायरेक्टरेट जनरल यानी DGCA ने जेन एक्स इंजन से लैस एयर इंडिया के सभी बोइंग ड्रीम लाइनर के बेड़े को उससे संबंधित क्षेत्रीय DGCA ऑफिस के साथ समन्वय करके तुरंत इसके रखरखाव और सेफ्टी की जांच करने का आदेश दिया। वहीं घटना के कारणों को लेकर अभी जांच की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पहली से 5वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए हिंदी भाषा को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। हालांकि अब इसको लेकर वहां पर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने CM देवेंद्र फडणवीस पर मराठी लोगों की छाती में छुरा घोंपने तक का आरोप लगाया है, तो वहीं राज ठाकरे ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये सरकार की पैंतरेबाजी है कि अब हिंदी अनिवार्य नहीं रहेगी, लेकिन जो छात्र हिंदी पढ़ना चाहें उनके लिए पाठ्यक्रम उपलब्ध रहेगा। साथ ही स्कूलों से इसके विरोध में खड़े होने की बात भी कही। अब आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को जारी अपने संशोधित आदेश में कहा गया कि हिंदी अनिवार्य होने की जगह सामान्य रूप से तीसरी भाषा होगी, लेकिन यदि किसी स्कूल में किसी कक्षा में 20 छात्र हिंदी के अलावा किसी अन्य भारतीय भाषा में पढ़ाई करने की इच्छा जाहिर करते हैं तो उन्हें इससे बाहर रहने का विकल्प दिया गया है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता राज ठाकरे ने सरकार के इस आदेश पर खुलकर विरोध जताया है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से महाराष्ट्र में शिक्षा विभाग का नया तमाशा शुरू हुआ है। पहले ये फरमान जारी किया गया कि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम से जुड़ी स्कूलों में पहली कक्षा से ही 3 भाषाएं पढ़ाई जाएंगी। मराठी, अंग्रेजी और हिंदी अनिवार्य भाषा होगी। जब इस आदेश पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने विरोध जताया तो सरकार ने चुपचाप पैंतरा बदला और कहा कि हिंदी अब अनिवार्य नहीं रहेगी, लेकिन जो छात्र हिंदी पढ़ना चाहें उनके लिए यह पाठ्यक्रम उपलब्ध रहेगा। हिंदी पर हमला करते हुए राज ठाकरे ने कहा कि सवाल हिंदी भाषा थोपने का ही नहीं है, क्योंकि ये कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। वह तो उत्तर भारत के कुछ राज्यों में बोली जाने वाली एक क्षेत्रीय भाषा है। ये जहां कहीं भी बोली जाती है वहां भी अनेक स्थानीय भाषाएं हैं जो अब हिंदी भाषा के दबाव में आकर लुप्त होने की कगार पर आ गई हैं। अब उन्हें अपनी स्थानीय भाषाएं बचानी है या नहीं, ये फैसला उनका है। हमें उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए DBN TV न्यूज के साथ।